हेलो दोस्तों, आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि आपकी पूरी जिंदगी बदलने का एक तरीका है। नाम है सुपर कोच 10 सीक्रेट्स टू ट्रांसफॉर्म एनीवन्स लाइफ। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी में इतनी आसानी से आगे कैसे बढ़ जाते हैं, जबकि कुछ लोग हर छोटी चीज में उलझे रहते हैं, हर फैसले पर शक करते हैं और हमेशा संघर्ष करते दिखते हैं। फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, सोचने का तरीका। दुनिया के सबसे सफल लोग किसी जादुई शक्ति के कारण सफल नहीं होते, बल्कि उनके सोचने, महसूस करने और फैसले लेने के तरीके अलग होते हैं। इस किताब में ऐसे 10 सीक्रेट्स बताए गए हैं जो न सिर्फ आपकी सोच को बदलेंगे बल्कि आपके जीवन को भी एक नई दिशा देंगे। यह सिर्फ कोचिंग के लिए नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो खुद को बेहतर बनाना चाहता है, अपनी क्षमताओं को पहचानना चाहता है और जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। मैं हूं बुक्स पल्स का होस्ट और आज मैं आपको इस किताब की वो बातें बताने जा रहा हूं जो आपकी सोच, आपके काम करने के तरीके और आपकी सफलता को पूरी तरह बदल सकती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, द सीक्रेट टू क्रिएटिंग अ वंडरफुल लाइफ। क्या एक बेहतरीन जिंदगी सिर्फ मेहनत से बनती है, या फिर इसमें कुछ और भी जरूरी होता है? अधिकतर लोग मानते हैं कि अगर उनके पास ज्यादा पैसा, एक बड़ा घर, शानदार गाड़ी और एक बेहतरीन लाइफस्टाइल होगी तो वे सच में खुश हो पाएंगे। लेकिन क्या ये सच है? सोचिए, दुनिया में कितने ही लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, धन, शोहरत, संसाधन, लेकिन फिर भी वे तनाव में रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं और अपनी जिंदगी से खुश नहीं होते। वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास ज्यादा कुछ नहीं होता, फिर भी वे बेहद संतुष्ट और खुशहाल जीवन जीते हैं। आखिर ऐसा क्यों? इस अध्याय में बताया गया है कि जिंदगी को खूबसूरत बनाने का राज बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारी मानसिकता में छिपा है। हम किस तरह सोचते हैं, किस तरह महसूस करते हैं और चीजों को किस नजरिए से देखते हैं, यही हमारी असली खुशी और संतोष का कारण बनता है। एक रिसर्च के अनुसार हमारी खुशी का सिर्फ 10% हिस्सा हमारी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करता है, जबकि 90% हमारी मानसिकता और हमारे सोचने के तरीके पर निर्भर करता है। अगर हम हर चीज में कमी ढूंढते रहेंगे तो जिंदगी हमें हमेशा अधूरी लगेगी। लेकिन अगर हम अपने पास जो कुछ भी है उसकी कदर करना सीख जाएं और सही सोच विकसित करें तो हमारी जिंदगी वाकई शानदार बन सकती है। अब जरा अपने बारे में सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके पास बहुत कुछ होते हुए भी आप संतुष्ट नहीं हैं? या फिर आपने कभी देखा है कि कुछ लोग बेहद साधारण जीवन जीते हुए भी हमेशा खुश और आत्मविश्वास से भरे रहते हैं? यही फर्क मानसिकता का है। इस अध्याय में बताया गया है कि अगर आप सच में एक बेहतरीन जीवन बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी। आपको यह समझना होगा कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे सोचने के तरीके, अनुभवों को देखने के नजरिए और अपने जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण में छिपी होती है। तो अब सवाल उठता है, क्या हम अपनी सोच को बदल सकते हैं? और अगर हाँ तो कैसे? यही इस किताब का पहला राज है जिसे समझकर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। चैप्टर 2, द सिंपल वे टू मेक डिसीजंस। क्या आपने कभी किसी फैसले को लेकर घंटों, दिनों या महीनों तक सोचा है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी एक निर्णय को लेकर इतना उलझ गए कि अंत में फैसला ही नहीं ले पाए? यह समस्या सिर्फ आपकी नहीं है, बल्कि 90% लोग अपने फैसलों को लेकर तनाव में रहते हैं। इसकी वजह यह है कि हम हमेशा सही और गलत के बीच फंस जाते हैं और यह सोचते रहते हैं कि क्या मेरा फैसला सही होगा। हम में से ज्यादातर लोग फैसला लेने से पहले हर संभव विकल्प पर विचार करते हैं, उसके फायदे और नुकसान तौलते हैं, दूसरों की राय लेते हैं और फिर भी संदेह में रहते हैं। लेकिन सच तो यह है कि हर फैसला अपने साथ एक अनुभव लाता है। कोई भी निर्णय पूरी तरह सही या गलत नहीं होता, बल्कि वह हमें कुछ सिखाता है। फैसले लेने में देरी क्यों होती है? 1. ओवरथिंकिंग, अत्यधिक सोचने की आदत।
जब हम किसी फैसले के बारे में बार बार सोचते हैं तो हमारा दिमाग हर संभावित परिणाम की कल्पना करने लगता है। यह हमें उलझन में डाल देता है और हम अपनी इंस्टिंक्ट्स अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना बंद कर देते हैं। दो फियर ऑफ फेलियर, असफलता का डर। कई लोग किसी गलत फैसले की वजह से आलोचना झेलने या असफल होने से डरते हैं। लेकिन अगर हम हर फैसले को सीखने का एक अवसर माने तो यह डर काफी कम हो सकता है। तीन, टू मेनी चॉइसेस, ज्यादा विकल्प होने की परेशानी। जब हमारे पास बहुत ज्यादा विकल्प होते हैं तो हमें सही निर्णय लेना और भी कठिन लगने लगता है। तो सही फैसला कैसे लिया जाए? एक, अपने अंदर की आवाज सुने। कई बार हमारा दिमाग बहुत ज्यादा तर्क वितर्क करने लगता है, लेकिन हमारा अंतर्ज्ञान, इंट्यूइशन, पहले से ही सही रास्ता जानता होता है। दुनिया के कई सफल लोग अपने फैसलों में दिल और दिमाग दोनों की सुनते हैं। दो, फैसले को अनुभव की तरह लें। याद रखें कि कोई भी फैसला परमानेंट, स्थायी नहीं होता। अगर आप कोई फैसला लेते हैं और बाद में लगता है कि वह गलत था, तो आप उसे सुधार सकते हैं या उससे सीख सकते हैं। तीन, क्या सबसे बुरा हो सकता है? यह सवाल पूछें। अगर आप किसी निर्णय को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं तो खुद से पूछें, अगर यह फैसला गलत हुआ तो सबसे बुरा क्या होगा? ज्यादातर मामलों में इसका जवाब उतना बुरा नहीं होता जितना हम सोचते हैं। चार, फैसले लेने की समय सीमा तय करें। अगर आप किसी फैसले को लेकर बहुत ज्यादा समय ले रहे हैं तो खुद के लिए एक समय सीमा, डेडलाइन सेट करें। इससे आप जल्दी और ज्यादा आत्मविश्वास के साथ निर्णय ले पाएंगे। दुनिया के सबसे सफल लोग फैसले कैसे लेते हैं? स्टीव जॉब्स का मानना था कि साधारण लोग भी अगर खुद पर भरोसा करना सीख लें तो वे असाधारण फैसले ले सकते हैं। एलन मस्क अपने फैसलों को फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग के आधार पर लेते हैं, यानी वे किसी भी समस्या की जड़ तक जाकर सबसे तार्किक और प्रभावी समाधान चुनते हैं। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था कि सबसे बड़ा रिस्क यह है कि आप कोई रिस्क न लें। इसलिए फैसले लेने से डरना नहीं चाहिए। अब सोचिए, क्या आपने कभी किसी छोटे या बड़े फैसले को लेकर इतना समय लिया कि अंत में आप और ज्यादा कंफ्यूज हो गए? क्या आप कभी किसी ऐसे मोड़ पर खड़े रहे हैं जहां आपको नहीं पता था कि किस दिशा में जाना सही होगा? इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यह है कि कोई भी फैसला अंतिम नहीं होता, बल्कि यह एक अनुभव होता है। आपको अपने फैसलों से सीखने और आगे बढ़ने की जरूरत है, न कि उनसे डरने की। चैप्टर 3, द पावर ऑफ थॉट। हमारे विचारों में एक अनोखी शक्ति होती है जो हमारी जिंदगी को बनाने या बिगाड़ने का काम करती है। एक रिसर्च के अनुसार हम दिन भर में लगभग 60,000 से 70,000 विचार सोचते हैं, लेकिन इनमें से 90% विचार दोहराए जाने वाले होते हैं और अधिकतर नकारात्मक होते हैं। अगर हम बार बार नकारात्मक सोच में उलझे रहते हैं तो यह हमारे दिमाग में एक पैटर्न बना देती है, जिससे हमारा नजरिया और व्यवहार भी वैसा ही हो जाता है। विचारों का प्रभाव। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो वह किसी न किसी रूप में आपकी जिंदगी में सच होती नजर आती है? इसे आकर्षण का नियम कहा जाता है। यह सिद्धांत कहता है कि हम जिन विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं वे ही हमारी वास्तविकता बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति हमेशा सोचता है कि वह किसी काम में सफल नहीं हो सकता या उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, तो उसकी सोच धीरे धीरे उसकी हकीकत बन जाती है। एक प्रसिद्ध अध्ययन के अनुसार नकारात्मक सोच सिर्फ हमारे मानसिक स्वास्थ्य को ही नहीं, बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाती है। ज्यादा नकारात्मक सोचने से तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याएं जन्म ले सकती हैं। यही नहीं, लगातार नकारात्मक सोचने से हमारे शरीर में कोर्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है, जिससे रक्तचाप बढ़ सकता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो सकती है। विचारों को सही दिशा में कैसे मोड़ें? अब सवाल यह है कि हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में कैसे मोड़ सकते हैं। इसके लिए कुछ आसान लेकिन असरदार तरीके अपनाए जा सकते हैं। एक, अलार्म की तरह विचारों को पहचानें। जैसे एक अलार्म हमें जगाने का काम करता है,
वैसे ही हमें अपने नकारात्मक विचारों को पहचानना चाहिए और उन्हें बदलने की कोशिश करनी चाहिए। जब भी कोई नकारात्मक सोच आए, तुरंत खुद से पूछें, क्या यह सच है और क्या मैं इसे बदल सकता हूं? 2. आभार व्यक्त करें। हर दिन उन चीजों के बारे में सोचें जो आपके जीवन में अच्छी हैं। एक स्टडी के मुताबिक जो लोग रोज कम से कम 3 चीजों के लिए धन्यवाद देते हैं, वे ज्यादा खुश और संतुष्ट रहते हैं। 3 सकारात्मक वाक्यों का प्रयोग करें। मैं सफल हूँ, मैं अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता हूँ, मुझे अपनी जिंदगी पर पूरा नियंत्रण है। जैसे वाक्य बोलने से हमारा दिमाग उन्हें सच मानने लगता है और हमारी सोच बदलने लगती है। 4 अच्छे लोगों की संगति में रहें। हम जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं, हमारी सोच पर उनका गहरा असर पड़ता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो हमेशा शिकायत करते हैं, तो आपकी सोच भी वैसी बन जाएगी। इसलिए हमेशा सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहें। 5 विजुअलाइजेशन करें। जो भी आप पाना चाहते हैं, उसकी कल्पना करें जैसे वह पहले ही आपकी जिंदगी में आ चुका हो। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जो लोग विजुअलाइजेशन करते हैं, उनके लक्ष्य पाने की संभावना बढ़ जाती है। अब आपसे एक सवाल, अगर आपको एक ऐसा विचार बदलने का मौका मिले जिसने आपकी जिंदगी पर नकारात्मक असर डाला है, तो वह कौन सा होगा? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। चैप्टर 4 द मिथ ऑफ स्ट्रेस। क्या आपको लगता है कि तनाव वास्तव में मौजूद है? सच तो यह है कि तनाव एक भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं है। हम इसे महसूस तो करते हैं, लेकिन यह हमारी बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे दिमाग की प्रतिक्रिया से उत्पन्न होता है। अगर 2 लोग एक ही स्थिति का सामना कर रहे हों, तो जरूरी नहीं कि दोनों को समान तनाव हो। इसका मतलब यह है कि तनाव का स्रोत बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। तनाव की असलियत अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई एक रिसर्च के अनुसार, तनाव तब पैदा होता है जब हम किसी स्थिति को अपनी क्षमता से बड़ा मान लेते हैं। उदाहरण के लिए, एक ही ऑफिस प्रोजेक्ट किसी के लिए चुनौती हो सकता है, जबकि किसी और के लिए अवसर। जब हम चीजों को कठिन, खतरनाक या हमारे नियंत्रण से बाहर मानने लगते हैं, तब तनाव बढ़ने लगता है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि हमारा दिमाग असली और कल्पना किए गए खतरों के बीच अंतर नहीं कर पाता। जब हम बार बार किसी समस्या के बारे में सोचते हैं, तो हमारा शरीर वैसा ही प्रतिक्रिया देने लगता है जैसे वह वास्तव में हो रही हो। इससे हमारा हृदय तेजी से धड़कने लगता है, रक्तचाप बढ़ जाता है और मांसपेशियां तनावग्रस्त हो जाती हैं। लेकिन अगर हम स्थिति को अलग नजरिए से देखें, तो तनाव का असर कम हो सकता है। तनाव को कैसे कम करें? अब जब हम समझ चुके हैं कि तनाव वास्तविकता नहीं, बल्कि हमारे दिमाग की एक प्रतिक्रिया है, तो इसे नियंत्रित करने के लिए कुछ प्रभावी तरीके अपनाए जा सकते हैं। 1. स्थिति को दोबारा परिभाषित करें। जब भी किसी तनावपूर्ण स्थिति का सामना हो, खुद से पूछें कि क्या यह सच में इतनी गंभीर है जितना मेरा दिमाग इसे बना रहा है। अक्सर हम चीजों को जरूरत से ज्यादा बड़ा बना लेते हैं। 2. वर्तमान में जिएं। ज्यादातर तनाव अतीत की चिंता या भविष्य के डर से आता है। अगर हम वर्तमान में जीना सीखें और सिर्फ उसी पर ध्यान दें जो हमारे नियंत्रण में है, तो तनाव काफी हद तक कम हो सकता है। 3. गहरी सांस लें और शरीर को आराम दें। जब भी तनाव महसूस हो, धीरे धीरे और गहरी सांस लें। यह आपके नर्वस सिस्टम को शांत करता है और शरीर को रिलैक्स करता है। 4. तनाव को चुनौती की तरह देखें। जिन चीजों को हम तनाव मानते हैं, अगर उन्हें एक अवसर या चुनौती के रूप में देखें, तो हमारा नजरिया बदल सकता है। रिसर्च से पता चला है कि जो लोग चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, वे तनाव से कम प्रभावित होते हैं। 5. शारीरिक गतिविधि करें। व्यायाम तनाव को कम करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। दौड़ना, टहलना, योग या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हमारे दिमाग को शांत करने में मदद करती है। चैप्टर 5 द सिंप्लिसिटी ऑफ सक्सेस। सफलता अक्सर जितनी जटिल लगती है, उतनी होती नहीं है। कई लोग मानते हैं कि सफल होने के लिए असाधारण प्रतिभा, भाग्य या बड़े संसाधनों की जरूरत होती है,
लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। एक रिसर्च के अनुसार 80% लोग सफलता को कठिन मानकर प्रयास ही नहीं करते, जबकि असल में सफलता सिर्फ सही सोच और लगातार उठाए गए छोटे छोटे कदमों का नतीजा होती है। सफलता को कठिन क्यों माना जाता है? हम अक्सर सफलता को एक बड़ी और मुश्किल चीज मान लेते हैं, लेकिन इसके पीछे कुछ खास कारण होते हैं। एक, हम तुरंत परिणाम चाहते हैं। आज की तेज रफ्तार दुनिया में लोग धैर्य खो चुके हैं। अगर कुछ दिनों या महीनों में सफलता नहीं मिलती तो वे हार मान लेते हैं। दो, हम असफलता से डरते हैं। जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो दिमाग हमें असफल होने का डर दिखाने लगता है। यह डर ही हमें आगे बढ़ने से रोकता है। तीन, हम दूसरों से तुलना करते हैं। सोशल मीडिया और बाहरी दुनिया में हमें सिर्फ लोगों की सफलता दिखती है, उनकी मेहनत नहीं। जब हम अपनी शुरुआत की तुलना किसी की मंजिल से करते हैं तो सफलता मुश्किल लगने लगती है। चार, हम बड़े कदम उठाने की सोचते हैं। कई लोग सोचते हैं कि एक ही बड़ा कदम उन्हें सफल बना देगा, लेकिन असल में सफलता छोटे छोटे सही फैसलों से मिलती है। सफलता को आसान कैसे बनाया जाए? अगर हम सफलता को सरल तरीके से समझें तो यह सिर्फ कुछ आदतों और सही दिशा में बढ़ाए गए छोटे छोटे कदमों का नतीजा होती है। इसे हासिल करने के लिए कुछ जरूरी बातें अपनाई जा सकती हैं। एक, कंपाउंड इफेक्ट को समझें। हर दिन 1% बेहतर बनने की कोशिश करें। छोटे छोटे सुधार समय के साथ बड़ा बदलाव लाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन 10 मिनट किसी नए कौशल को देते हैं तो 1 साल में आप उसमें मास्टर बन सकते हैं। दो, कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है। रिसर्च बताती है कि जो लोग लगातार एक ही दिशा में मेहनत करते हैं वे उन लोगों से ज्यादा सफल होते हैं जो कभी कभी बहुत मेहनत करते हैं। सफलता धीरे धीरे बनती है, एक रात में नहीं। तीन, सही दिशा में मेहनत करें। सिर्फ कड़ी मेहनत ही नहीं बल्कि सही दिशा में की गई मेहनत मायने रखती है। कई लोग बिना सोचे समझे मेहनत करते हैं और थक जाते हैं, जबकि सही रणनीति के साथ काम करने वाले कम समय में ज्यादा हासिल कर लेते हैं। चार, डर को अपनाएं। असफलता से डरने के बजाय उसे सीखने का मौका मानें। इतिहास गवाह है कि हर सफल व्यक्ति ने कई बार असफलता का सामना किया है, लेकिन उन्होंने उससे सीखा और आगे बढ़े। 5, छोटे लक्ष्य बनाएं। अगर कोई बड़ा लक्ष्य बहुत कठिन लग रहा है तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें। जब आप छोटे लक्ष्य पूरे करेंगे तो आत्मविश्वास बढ़ेगा और सफलता की राह आसान लगेगी। आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपके जीवन में कौन सा ऐसा बड़ा लक्ष्य है जिसे आप छोटे छोटे कदमों में बांटकर हासिल करना चाहेंगे? नीचे कमेंट में बताएं। चैप्टर 6, द पावर ऑफ पर्सपेक्टिव। क्या आपने कभी गौर किया है कि एक ही घटना को अलग अलग लोग अलग नजरिए से देखते हैं? कोई इसे अवसर मानता है तो कोई इसे समस्या समझता है। असल में हम जिस नजरिए से दुनिया को देखते हैं वही हमारी हकीकत बन जाती है। यही कारण है कि कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ जाते हैं, जबकि कुछ लोग हार मान लेते हैं। रिसर्च बताती है कि हमारा नजरिया ही हमारी सोच, भावनाओं और निर्णयों को नियंत्रित करता है। अगर हम इसे बदलना सीख लें तो अपनी जिंदगी भी पूरी तरह से बदल सकते हैं। हमारा नजरिया क्यों महत्वपूर्ण है? मान लीजिए कि दो लोग एक ही तरह की परेशानी का सामना कर रहे हैं। मान लें कि दोनों की नौकरी चली गई। पहला व्यक्ति इसे अपनी किस्मत की मार मानकर दुखी हो जाता है, जबकि दूसरा इसे एक नए अवसर के रूप में देखता है और अपने करियर को नए सिरे से बनाने की सोचता है। दोनों की परिस्थिति एक जैसी है, लेकिन दोनों का नजरिया अलग है। इसी कारण उनके भविष्य भी अलग होंगे। यही बात जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। जब हम किसी स्थिति को समस्या के रूप में देखते हैं तो हमारा दिमाग तनावग्रस्त हो जाता है और हम समाधान के बजाय परेशानी पर ध्यान देने लगते हैं। लेकिन जब हम उसी स्थिति को एक अवसर के रूप में देखते हैं तो हमारा दिमाग संभावनाओं की तलाश करने लगता है। नजरिए को कैसे बदला जाए?
अगर हमारा नजरिया ही हमारी वास्तविकता को तय करता है, तो सवाल यह है कि हम इसे कैसे बदल सकते हैं। इसके लिए कुछ आसान लेकिन असरदार तरीके अपनाए जा सकते हैं। एक, रीफ्रेमिंग टेक्निक अपनाएं। जब भी कोई नकारात्मक स्थिति सामने आए, खुद से पूछें, क्या इसमें कुछ सकारात्मक हो सकता है? क्या मैं इसे एक नए अवसर में बदल सकता हूं? कई बार सिर्फ सोचने का तरीका बदलने से पूरी स्थिति का प्रभाव बदल जाता है। दो, ग्रैटिट्यूड यानी आभार व्यक्त करें। जब हम उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास पहले से हैं, तो हमारा नजरिया बदलने लगता है। एक स्टडी के मुताबिक जो लोग रोज आभार व्यक्त करते हैं, वे ज्यादा खुश और मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। तीन, बड़ी तस्वीर देखने की कोशिश करें। कई बार हम छोटी छोटी समस्याओं में उलझ जाते हैं और बड़ी संभावनाओं को नहीं देख पाते। अगर किसी चीज से तुरंत फायदा न भी हो रहा हो, तो खुद से पूछें, क्या यह लंबे समय में मेरे लिए अच्छा हो सकता है? चार, दूसरों के नजरिए को समझें। जब हम अलग अलग लोगों के विचारों को सुनते हैं और उनकी सोच को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारा अपना नजरिया भी व्यापक हो जाता है। इससे हमें चीजों को नए ढंग से देखने का मौका मिलता है। पांच, सकारात्मक लोगों के साथ रहें। हम जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं, वे हमारे नजरिए को प्रभावित करते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो हमेशा शिकायत करते हैं, तो आपका नजरिया भी वैसा ही बन जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें और नई संभावनाओं को देखने में मदद करें। चैप्टर 7, हाउ टू बी हैप्पी। खुश रहने का कोई निश्चित फॉर्मूला नहीं है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर परिस्थिति में खुश कैसे रह लेते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी परेशानियों से दुखी हो जाते हैं? इसका कारण सिर्फ बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारी मानसिकता और आदतें होती हैं। रिसर्च बताती है कि हमारी खुशी का सिर्फ 10% हिस्सा हमारे जीवन की परिस्थितियों पर निर्भर करता है, जबकि 90% हमारी सोच, भावनाओं और आदतों से तय होता है। खुशी को गलत तरीके से क्यों समझा जाता है? अक्सर लोग सोचते हैं कि खुशी किसी लक्ष्य को हासिल करने से मिलेगी, जैसे ज्यादा पैसा कमाने से, बड़ी गाड़ी खरीदने से, अच्छी नौकरी पाने से या फिर किसी खास व्यक्ति के साथ होने से। लेकिन जब वे ये सब पा भी लेते हैं, तब भी असली संतुष्टि नहीं मिलती। सच्चाई यह है कि खुशी किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह हमारे अंदर से आती है। दुनिया के कई अमीर और प्रसिद्ध लोग भी दुखी रहते हैं, जबकि कई साधारण लोग बेहद खुशहाल जीवन जीते हैं। इसका मतलब यह है कि खुशी हमारे बाहरी हालात से नहीं, बल्कि हमारी मानसिकता और जीने के तरीके से जुड़ी होती है। खुश कैसे रहा जाए? खुशी पाने के लिए हमें अपनी सोच और आदतों में कुछ बदलाव करने होंगे। इसके लिए कुछ आसान लेकिन प्रभावी तरीके अपनाए जा सकते हैं। एक, बाहर की चीजों पर निर्भर रहना छोड़े। जब हम सोचते हैं कि कोई व्यक्ति, पैसा या सफलता हमें खुश करेगी, तो हम अपनी खुशी को बाहरी चीजों पर निर्भर बना देते हैं। लेकिन असल खुशी भीतर से आती है, इसलिए इसे बाहर ढूंढने के बजाय खुद के साथ खुश रहना सीखें। दो, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढें। खुशी किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करने से नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों से मिलती है। जैसे किसी अपने से बात करना, अच्छा खाना खाना, किताब पढ़ना या शाम को सुकून से टहलना। जब हम इन छोटी चीजों को महत्व देते हैं, तो हमारा दिमाग खुशी महसूस करने लगता है। तीन, ग्रैटिट्यूड यानी आभार व्यक्त करें। हर दिन उन चीजों के बारे में सोचें जो आपके पास हैं। रिसर्च बताती है कि जो लोग रोज आभार व्यक्त करते हैं, वे अधिक खुश रहते हैं, क्योंकि वे अपनी उपलब्धियों और खुशियों पर ध्यान देते हैं, न कि सिर्फ उन चीजों पर जो उनके पास नहीं हैं। चार, अपनी सोच को बदलें। हमारा नजरिया हमारी भावनाओं को नियंत्रित करता है। अगर हम किसी परिस्थिति को समस्या के बजाय अवसर की तरह देखना सीख लें, तो हमारा दुख कम हो सकता है और खुशी बढ़ सकती है। पांच, अच्छे लोगों के साथ समय बिताएं। खुश रहने के लिए यह जरूरी है कि हम सकारात्मक और अच्छे लोगों के साथ समय बिताएं। जब हम ऐसे लोगों से घिरे होते हैं जो हमें हंसाते हैं और प्रेरित करते हैं, तो हमारा मूड भी अच्छा रहता है।
6. शारीरिक गतिविधि करें। जब हम कसरत, दौड़ना या योग जैसी गतिविधियों को अपनाते हैं तो हमारा शरीर एंडोर्फिन नामक खुशी वाला हार्मोन रिलीज करता है, जिससे हमारा मूड बेहतर होता है। 7. अपने पैशन को समय दें। जो चीजें आपको पसंद हैं, उनके लिए समय निकालें। चाहे वह संगीत सुनना हो, कोई कला सीखना हो या लिखना हो, जब हम अपनी रुचियों को समय देते हैं तो हमारा मन संतुष्ट रहता है। चैप्टर 8 द एफर्टलेस वे टू चेंज। क्या आपको लगता है कि बदलाव मुश्किल होता है? ज्यादातर लोग यही मानते हैं। जब भी हम कोई नई आदत अपनाने की कोशिश करते हैं या अपनी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव लाने की सोचते हैं तो शुरुआत में जोश तो होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वही पुरानी आदतें वापस आ जाती हैं। एक रिसर्च बताती है कि 90% लोग बदलाव की कोशिश तो करते हैं, लेकिन कुछ हफ्तों में ही हार मान लेते हैं। लेकिन क्या बदलाव वाकई इतना कठिन होता है? असल में बदलाव तब आसान बनता है जब हम उसे धीरे धीरे अपनाते हैं और अपने दिमाग को इसके लिए तैयार करते हैं। अगर हम सही तरीका अपनाएं तो बदलाव को बिना किसी संघर्ष के अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। बदलाव कठिन क्यों लगता है? लोग बदलाव से डरते हैं क्योंकि हम एक ही बार में बहुत कुछ बदलने की कोशिश करते हैं। जब हम एक ही दिन में अपनी पूरी लाइफस्टाइल बदलने की सोचते हैं तो दिमाग इसे बोझ समझने लगता है और कुछ समय बाद हार मान लेता है। 2. हम तुरंत परिणाम चाहते हैं। अगर हम जिम जाना शुरू करते हैं तो हमें उम्मीद होती है कि कुछ ही दिनों में हमारा शरीर बदल जाएगा। जब ऐसा नहीं होता तो हम निराश होकर छोड़ देते हैं। 3. हमारी पुरानी आदतें मजबूत होती हैं। आदतें हमारे ब्रेन के ऑटो पायलट मोड में चली जाती हैं। जब हम कोई बदलाव लाने की कोशिश करते हैं तो हमारा दिमाग वापस पुरानी आदतों की ओर खींचने लगता है। 4. हम सही रणनीति नहीं अपनाते। बदलाव तभी आसान होता है जब उसे धीरे धीरे अपनाया जाए, लेकिन ज्यादातर लोग इसे जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। बदलाव को आसान कैसे बनाया जाए? अगर सही तरीका अपनाया जाए तो कोई भी बदलाव मुश्किल नहीं होता। इसके लिए कुछ प्रभावी तरीके अपनाए जा सकते हैं। 1. माइक्रो चेंजेस यानी छोटे बदलाव करें। एक ही बार में सब कुछ बदलने की कोशिश न करें। इसके बजाय छोटे छोटे बदलाव लाएं। अगर आपको सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी है तो तुरंत 5 बजे उठने की बजाय पहले 15 मिनट पहले उठने की कोशिश करें। फिर धीरे धीरे समय घटाते जाएं। 2. हैबिट स्टैकिंग का उपयोग करें। अगर आप किसी नई आदत को अपनाना चाहते हैं तो उसे किसी पुरानी आदत से जोड़ दें। जैसे अगर आपको मेडिटेशन शुरू करना है तो इसे ब्रश करने के बाद करें। इस तरह नई आदत को अपनाना आसान हो जाता है। 3. आइडेंटिटी बेस्ड चेंज अपनाएं। सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देने के बजाय खुद को उस बदलाव से जोड़ें। उदाहरण के लिए, अगर आप दौड़ने की आदत डालना चाहते हैं तो खुद से कहें, मैं एक रनर हूं, न कि मुझे दौड़ने की कोशिश करनी है। जब आप अपनी पहचान को बदलते हैं तो आदत खुद ब खुद बदल जाती है। 4. प्रोग्रेस पर ध्यान दें, परफेक्शन पर नहीं। बदलाव का मतलब यह नहीं कि आप एक ही दिन में परफेक्ट हो जाएं। बस इतना याद रखें कि आप कल से बेहतर बन रहे हैं। 5. अपने माहौल को बदलाव के अनुकूल बनाएं। अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो अपने किचन में जंक फूड न रखें। अगर आप सोशल मीडिया पर कम समय बिताना चाहते हैं तो फोन में टाइम लिमिट सेट करें। आपका माहौल आपके बदलाव को आसान या कठिन बना सकता है। 6. छोटी जीत का जश्न मनाएं। हर छोटे बदलाव को सराहें। जब हम खुद को प्रोत्साहित करते हैं तो हमारा दिमाग इसे पॉजिटिव सिग्नल के रूप में लेता है और बदलाव को बनाए रखना आसान हो जाता है। चैप्टर 9 द सीक्रेट टू एफर्टलेस प्रोडक्टिविटी। क्या आपको लगता है कि ज्यादा काम करने से ज्यादा सफलता मिलेगी? अगर ऐसा होता तो हर सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा सफल होता। लेकिन रिसर्च बताती है कि सफलता केवल मेहनत पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि हम कितनी स्मार्ट तरीके से काम कर रहे हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि 12 से 14 घंटे काम करने से वे ज्यादा उत्पादक बन जाएंगे,
लेकिन हकीकत यह है कि सिर्फ लंबे समय तक काम करने से नहीं, बल्कि सही दिशा में कम लेकिन प्रभावी काम करने से ही असली सफलता मिलती है। लोग प्रोडक्टिविटी को गलत तरीके से क्यों समझते हैं? अक्सर हम ज्यादा व्यस्त रहने को ज्यादा उत्पादक होने के बराबर मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादा घंटों तक काम करने से क्रिएटिविटी और फोकस कम हो जाता है। एक स्टडी के मुताबिक जो लोग रोज 10 से 12 घंटे लगातार काम करते हैं, वे थकान और तनाव के कारण कम क्रिएटिव हो जाते हैं। हर चीज खुद करने की कोशिश करना गलत रणनीति है। सफल लोग वही काम करते हैं जो उनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, बाकी काम डेलीगेट कर देते हैं। हम बिजी रहने को प्रोडक्टिव होने से जोड़ लेते हैं। व्यस्त रहना और उत्पादक होना दो अलग चीजें हैं। अगर आपका दिन सिर्फ ईमेल चेक करने, मीटिंग करने और छोटी छोटी चीजों में उलझा रहता है, तो आप प्रोडक्टिव नहीं हैं, बल्कि सिर्फ व्यस्त हैं। हम हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क से ज्यादा महत्व देते हैं। सफल लोग कम लेकिन महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान देते हैं, बजाय इसके कि वे हर छोटी चीज में अपना समय बर्बाद करें। एफर्टलेस प्रोडक्टिविटी के 5 आसान तरीके। अगर आप बिना ज्यादा संघर्ष के ज्यादा उत्पादक बनना चाहते हैं, तो इन आसान रणनीतियों को अपनाएं। 80/20 रूल अपनाएं। यह नियम कहता है कि हमारे 80% रिजल्ट्स सिर्फ 20% काम से आते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर हम सही 20% काम पर ध्यान दें, तो हमें बाकी 80% काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रायोरिटाइज करें। मल्टीटास्किंग छोड़े। हमारा दिमाग एक समय में एक ही काम अच्छे से कर सकता है। जब हम एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं, तो न कोई काम अच्छे से होता है और न ही हम पूरी तरह फोकस कर पाते हैं। इसलिए एक बार में सिर्फ एक जरूरी टास्क पूरा करें। डीप वर्क करें। हर दिन कुछ घंटे बिना किसी रुकावट के गहरे ध्यान में काम करें। जब आप बिना सोशल मीडिया, ईमेल और फोन के ध्यान से काम करते हैं, तो कम समय में ज्यादा हासिल कर सकते हैं। वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड। लंबे समय तक काम करने के बजाय यह सोचें कि आप अपने काम को ज्यादा असरदार तरीके से कैसे कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, कोई भी नया टास्क करने से पहले पूछें, क्या यह सच में जरूरी है? रूटीन और दोहराए जाने वाले कामों के लिए ऑटोमेशन और टूल्स का इस्तेमाल करें। उन कामों को पहचानें जिन्हें आप किसी और को सौंप सकते हैं, ताकि आपका समय बच सके। 5 रेस्ट एंड रिचार्ज को नजरअंदाज न करें। लगातार काम करने से दिमाग और शरीर दोनों थक जाते हैं। कई स्टडीज बताती हैं कि जो लोग बीच बीच में ब्रेक लेते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी उन लोगों से ज्यादा होती है जो लगातार बिना रुके काम करते हैं। इसलिए काम के बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेना बेहद जरूरी है। चैप्टर 10 कोचिंग इन अ नटशेल। क्या आपने कभी सोचा है कि एक अच्छा कोच क्या करता है? क्या कोचिंग सिर्फ सलाह देने का नाम है, या इसमें कुछ और भी छिपा है? असल में कोचिंग सिर्फ गाइडेंस देने से कहीं ज्यादा गहरी प्रक्रिया है, जो लोगों को खुद की क्षमताओं को पहचानने और बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। आज के समय में चाहे खेल का मैदान हो, बिजनेस हो या पर्सनल लाइफ, हर जगह कोचिंग की जरूरत पड़ती है। एक रिसर्च बताती है कि सही कोचिंग से व्यक्ति की परफॉर्मेंस 80% तक बेहतर हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि कोचिंग को सही तरीके से कैसे अपनाया जाए। कोचिंग क्या है और यह क्यों जरूरी है? कोचिंग का असली मतलब सिर्फ सलाह देना नहीं, बल्कि सही सवाल पूछकर व्यक्ति को खुद समाधान खोजने में मदद करना है। जब कोई व्यक्ति खुद अपने उत्तर ढूंढता है, तो वह ज्यादा प्रभावी तरीके से आगे बढ़ सकता है। यह जरूरी क्यों है? 1 सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है। कोचिंग लोगों को यह समझने में मदद करती है कि वे कौन हैं, उनकी ताकत और कमजोरियां क्या हैं। 2 बेटर डिसीजन मेकिंग। जब किसी को सही दिशा में गाइड किया जाता है, तो वह बेहतर निर्णय ले सकता है। 3 कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन बढ़ता है। सही कोचिंग व्यक्ति के आत्मविश्वास को मजबूत करती है, जिससे वह अपने लक्ष्यों को आसानी से हासिल कर सकता है। 4 अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। जब कोई कोच व्यक्ति के साथ होता है, तो वह अपने काम की जिम्मेदारी ज्यादा अच्छी तरह समझता है। कोचिंग के 3 जरूरी तत्व। 1
सुनना, एक्टिव लिसनिंग। एक अच्छा कोच सिर्फ सलाह नहीं देता बल्कि ध्यान से सुनता है। लोग तभी खुलकर अपनी बात रखते हैं जब वे महसूस करते हैं कि उनकी बातों को समझा जा रहा है। 2. सही सवाल पूछना। कोचिंग में असली ताकत सवालों में होती है। सही सवाल व्यक्ति को गहराई से सोचने और अपने जवाब खुद खोजने में मदद करता है। 3. गाइडेंस, न कि हुक्म। एक कोच का काम यह नहीं कि वह दूसरों को आदेश दे, बल्कि उन्हें सोचने और सही दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित करे। कोचिंग को अपनी लाइफ में कैसे लागू करें? अगर आप खुद को या दूसरों को कोच करना चाहते हैं तो इन स्टेप्स को अपनाएं। 1. पहले खुद को कोच करें। अगर आप दूसरों को गाइड करना चाहते हैं तो पहले खुद से सही सवाल पूछें, जैसे मैं किस चीज में बेहतर होना चाहता हूं? मेरी सबसे बड़ी चुनौती क्या है? इसे हल करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? 2. दूसरों की बातें ध्यान से सुनें। जब कोई अपनी समस्या बताए तो तुरंत हल देने की कोशिश न करें, बल्कि पहले उनकी पूरी बात समझें। 3. एम्पावर करें, कंट्रोल नहीं। कोचिंग का मकसद यह नहीं है कि आप किसी को अपने हिसाब से चलाएं, बल्कि उन्हें खुद के फैसले लेने के लिए प्रेरित करें। 4. सही माहौल बनाएं। लोग तभी खुलकर बात करते हैं जब वे सुरक्षित महसूस करते हैं। इसलिए कोचिंग में भरोसेमंद माहौल बहुत जरूरी होता है। 5. सवालों के जरिए समाधान निकलवाएं। कोचिंग का मकसद यह नहीं कि आप हर सवाल का जवाब दें, बल्कि सही सवाल पूछकर व्यक्ति को खुद सोचने पर मजबूर करें। अब आपकी बारी। इस किताब में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगली वीडियो में किस किताब की समरी सुनना चाहते हैं, ये भी बताइए। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, इसलिए अपनी राय जरूर साझा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जबरदस्त किताब के साथ।